सो करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये नेक्स्ट लेक्चर है। अब से पहले तक हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, जैसे कि करंट है क्या, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड करंट फ्लो, और कैसे करंट फ्लो करता है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कैसे वो वेरी करता है सब जगह से, और इवन फर्स्ट टर्म वगैरह के रेजिस्टेंस जो टफ प्रॉब्लम्स थी उन सबका रेजिस्टेंस निकालना भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यदि आपने ये पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले देख के आ जाइए, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर को शुरू कीजिए, तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी और सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या रहता है हमारे पास में, दैट इज कि सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हम किस सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं और साथ में क्वेश्चंस करते रहना है। एज यूजुअल आई एम प्रदीप कुमावत, IITN। तो चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं इसी के साथ में। तो जो बेसिक कंसेप्ट है बहुत सिंपल, प्रीवियस क्लास में जहां पे हमने एंड किया था, कुछ तो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे रेजिस्टेंस फाइंड करने पे, तो वो बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स थे, बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स थी, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स थी, मतलब जेईई के पर्पस से। तो आप उन प्रॉब्लम्स को अच्छे से देख ले। उसके बाद हमने टेम्परेचर डिपेंडेंस पढ़ा, किसका, रेजिस्टेंस का। तो मैंने आपको समझाया कि कैसे टेम्परेचर बढ़ाने पे मेटल्स का रेजिस्टेंस जो होता है वो बढ़ता है और सेमीकंडक्टर्स का घटता है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड्स में पूछा जाता है, तो आपकी इस पे कमांड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है जी। चलिए उसके बाद हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, आपके सामने स्क्रीन पे विजिबल आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाला था हमने। फाइनल रेजिस्टेंस कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, सो आर फाइनल इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सो दिस इज द वे वी कैन कैलकुलेट द फाइनल रेजिस्टेंस, ठीक है, कि टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर पे हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो कैसे, इनके एग्जांपल्स देखेंगे, आप टेंशन ना करें। उससे पहले एक स्टैंडर्ड कुछ देख लेते हैं हम, वैल्यूज। आपकी बुक्स में बेटा टेबल्स दी होती है जिनमें स्टैंडर्ड वैल्यू दी रहती है हमें, ठीक है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी वगैरह की। तो शुरुआत करते हैं देखना यहीं से। आप देख सकते हैं इस टेबल में सिल्वर जो है हमारे पास में, दैट इज हैविंग द हाईएस्ट पॉसिबल लोएस्ट पॉसिबल रेजिस्टिविटी। इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस कम है, मतलब कंडक्टर सबसे अच्छा है। जिसका रेजिस्टेंस जितना कम होगा वो कंडक्टर उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट कंडक्टर अवेलेबल, बेस्ट नॉन कंडक्टर इज द सिल्वर। देन आप देख सकते हैं कॉपर हो गया, ये सारे मेटल्स है एक तरह से, जिनका मेनली हमारे पास में इतना रेजिस्टेंस आ रहा है। दूसरी तरफ देखो सेमीकंडक्टर्स, कार्बन जनरली, जर्मेनियम, सिलिकॉन एटसेट्रा सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर कोफिशिएंट भी आपको दिया हुआ है अल्फा, जिसके हम बात करते हैं कि कितना क्या चेंज होगा। उसके बाद बेटा इंसुलेटर्स आ जाते हैं। इंसुलेटर्स में आपके पास में ये सब है हमारे पास में। इनसे क्या होता है, इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है बेटा, तो इतनी तेज कंडक्टेंसी शो नहीं करते और कंडक्टर अच्छे नहीं होते हैं। आई होप आपको ये बेसिक कंसेप्ट्स और बेसिक प्रिंसिपल्स सारे क्लियर हुए होंगे। बेसिक एक टेबल है, जस्ट थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि किसका ज्यादा वैल्यू होती है, किसका कम वैल्यू होता है, दैट इज इट। हमें कोई इतना बहुत ज्यादा इनको रिमेंबर रखने की नीड नहीं है, एक हल्का बेसिक डिटेल में जानकारी होनी चाहिए हमें। होप यू गॉट द कंसेप्ट। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो द क्वेश्चन इज ए वायर ऑफ, ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A हैज ए रेजिस्टेंस R, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट लेंथ। बेटा दो बातें होती है, ध्यान से समझो। एक तो होता है समझना कि मेरे पास मान लो L लेंथ का वायर था, ठीक है, उसको मैं दो टुकड़े कर दूं, तो इसका दोनों टुकड़ों का रेजिस्टेंस होगा R/2 और R/2। इसका भी R/2 हो जाएगा और इसका भी R/2 हो जाएगा। बट द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हियर इज कि मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, इसके टुकड़े नहीं करते हैं लेटस से, ठीक है। हमने क्या किया, इसको खींचा, तो खींचने से क्या होगा समझना बात को, कि पहले मान लो सिचुएशन ये थी, इसकी लेंथ L थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था। जैसे ही हम इसको स्ट्रेच करके डबल लेंथ कर देंगे बेटा, इसका एरिया कम हो जाएगा। आप ध्यान देंगे तो इसकी लेंथ लगभग डबल हो जाती है, डबल करी थी, डबल हो जाती है क्या, तो हम देखेंगे कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा। इस तरह से मान लो कि इसकी लेंथ हो गई 12 एंड इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा वो हमें निकालना है। मान लो कि वो हो जाता है A'। मटेरियल चेंज होगा नहीं, मान लो इनिशियल रेजिस्टिविटी रो है, तो बाद में भी रेजिस्टिविटी कितनी रहेगी, रो के बराबर ही रहेगी। मुझे R लिखवाओ यहां से बेटा पहले तो। सो R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाई A। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन वी आर हैविंग। सबसे पहले हमने इसका रेजिस्टेंस लिख लिया पहली सिचुएशन में। अब देखो फाइनल सिचुएशन में जो रेजिस्टेंस होगा R', न्यू रेजिस्टेंस, दैट विल बी रो 12 डिवाइड बाई A'। अब कहानी पूरी आ जाती है कि ये A' कैसे निकाले। अब सोच के देखो,
मेरे पास जैसे मान लीजिए पेन है, मैं इसको खींच के या दबा के या बेटा कंप्रेस है या खींच के इसकी लेंथ को कम कर दूं या ज्यादा कर दूं, तो क्या चीज है जो चेंज नहीं होगी? सोच के देखो, क्या ऐसा है जो चेंज नहीं होगा इसमें चेंज करने पे? तो सिंपल सा आंसर आएगा कि सर एक चीज ऐसी है जो चेंज नहीं होगी एंड दैट इज द वॉल्यूम। तो हमारा इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम होगा, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वॉल्यूम कंजर्वेशन। ओके, सो देखते हैं फटाफट से किस तरह से वॉल्यूम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो वॉल्यूम कंजर्वेशन अप्लाई करने के लिए हम देखते हैं v इनिशियल इक्वल टू v फाइनल। तो v इनिशियल है बेटा जी a मल्टीप्लाई बाई एल और v फाइनल हो जाएगा 2l मल्टीप्लाई बाई a डैश। यहां से आपको पता चला कि a डैश की वैल्यू आ गई, वो आ गई a बाई 2। इस a डैश को उठा के यहाँ पे रख दो, तो r डैश जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4 टाइम्स l रो l बाई a। a डैश की वैल्यू a बाई 2 रखूंगा तो ऊपर जाके 4 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आई। और इसका किसके बराबर है? रो l बाई a किसके बराबर है बेटा जी? r के बराबर। सो r डैश आ गया 4r। तो रेजिस्टेंस, पहला क्वेश्चन तो कई बार यही आ जाता है कि रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगा, तो उसका आंसर बहुत क्लियरली आपको पता चल गया, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका जो पूछा है परसेंटेज चेंज बताना है, तो परसेंटेज चेंज क्या होता है जी? फटाफट से कर ले, तो बताओ कैसे लिखे परसेंटेज चेंज? परसेंटेज चेंज लिख देंगे फाइनल माइनस इनिशियल आर डैश माइनस आर इनिशियल अपॉन आर इनिशियल मल्टीप्लाई बाई 100। तो फटाफट से बताओ 4r माइनस आर डिवाइड बाई आर मल्टीप्लाई बाई 100 आ जाएगा। तो कितना परसेंटेज चेंज हुआ? यहां से ये गया तो वैल्यू आ जाएगी 300%। तो कितना चेंज हुआ जी? 300% हमारा रेजिस्टेंस चेंज हो गया लेंथ को डबल करने से, खींच के डबल करने से। ठीक है, अंतर है, देखो काटना अलग टुकड़े कर देना उसमें और खींच के बेटा डबल करने में अंतर होता है। तो ये सारे कंसेप्ट हमारे दिमाग में होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ से कुछ बातें और जो काम की है, मैं हमेशा बोलता आया हूँ, बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। मैंने 2 बात बताई थी, वो अभी रिपीट कर देता हूँ। अल्फा यदि ग्रेटर देन 0 है, दैट इज द मेटल और कंडक्टर। बिल्कुल ध्यान रखोगे, इसमें कभी मिस्टेक नहीं करोगे। अल्फा लेस देन 0 इंप्लाइज सेमीकंडक्टर। ये एक छोटी सी चीज है जो हमेशा याद रखना, गलती मत करना, बहुत बार पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या है। एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। सो देखो बेटा, हमें टी नॉट दे दिया 27 डिग्री, ठीक है, और आर नॉट दे दिया 100। फॉर्मूला यूज करना, उसके फॉर्म में लिख लेते हैं पहले। इज द टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम। चलो बढ़िया बात। अब आर फाइनल जो दे दिया वो हमें दे दिया 117 ओम। गिवन द टेम्परेचर कोफिशिएंट, और बेटा अल्फा दे दिया हमें 1.7 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -4। बहुत बढ़िया बात। चलिए फॉर्मूला यूज कर ले हम। तो देखो क्या फॉर्मूला था हमारे पास, आर फाइनल इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो यहां से हम क्या करेंगे, डेल्टा टी फाइंड कर लेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात। तो आर फाइनल की वैल्यू है 117 इक्वल टू आर नॉट की वैल्यू है 100, 1 प्लस अल्फा, और डेल्टा टी को डेल्टा टी ही रहने देते हैं अभी के लिए, इसको डिवाइड कर दो। देखो तो ये आ जाएगा 1.17 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सॉल्व करते जाना सिंपली सिंपली। सो ये आ गया 0.17, ठीक है। 1 जब माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये इसको उधर ले जाके ये आ जाएगा 0.17। सो 0.17 इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। सो यहां से आप देखोगे डेल्टा टी जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू, इसको लिख देता हूं 17 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -2 डिवाइड बाई अल्फा। अल्फा को भी मैं लिख रहा हूं 17 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -5। ठीक है, सो 17 से 17 का हैप्पी बर्थडे हो गया, और यहां से वैल्यू आ गई इसकी 1000। सो आपको पता चल गया कि चेंज इन टेम्परेचर आया 1000, और ये वैल्यू बेटा आ गई हमारे पास में, लेट से डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, तो डिग्री सेंटीग्रेड चेंज का फर्क तो पड़ता है नहीं। सो दिस कैन बी रिटन एज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल है कितना, 1000। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया बात। तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल 1000 है, तो टी फाइनल की वैल्यू आ जाएगी 1000 प्लस टी इनिशियल। तो यहां से वैल्यू और रख देंगे हम, तो 1000 प्लस 27। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए बात समझ में आई सबको।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल कॉमन सा है। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया बात। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब केल्विन में लेना है तो 1300 आ जाएगा, इस तरह से इतना आंसर आ जाएगा। गुड, सो आई होप दैट कंसेप्ट इज क्लियर। 1027 आंसर आ जाएगा इसका। कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी में। सो इस तरह के क्वेश्चन हमसे बहुत पूछे जाते हैं, किस पे कोई भी एक वेरिएबल हिडन कर लेंगे। अब मान लो यहाँ पे डेल्टा टी से पूछा था, अल्फा पूछ सकता था, डेल्टा टी देके आर नॉट पूछ सकता था, कुछ भी पूछ सकता है हमसे, जो भी वेरिएबल्स है कोई एक छुपा लेगा, बाकी दिया हुआ रहेगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को। अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कि रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम कैसे बनाएं। सो दैट इज आल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से समझे सभी बच्चे। सो पहला आता है हमारे पास में, पहले तो समझो होता क्या है बेटा। कॉम्बिनेशन क्या होता है पहले समझो, इसकी नीड क्या होती है। कई बार क्या होता है हमारे पास में किसी रिक्वायरमेंट के लिए रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं होता जितना चाहिए होता है। लेटेस्ट से हमें चाहिए है रेजिस्टेंस 4 ओम, लेकिन हमारे पास में दो रेजिस्टेंस है 8 ओम के। ठीक है, तो हम किस तरह इनको यूज करें कि हमें 4 मिल जाए। तो ऐसा कुछ बेटा जुगाड़ करना होता है, ऐसे कुछ चीजें समझनी होती है जिनसे हम इनको बना सके। सो जनरली क्या होता है कि कुछ रेजिस्टेंस को आपस में मिला के, जोड़ के, ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं बहुत सारों को मिला के, जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या जिसका इफेक्टिव वैल्यू कुछ चेंज हो जाती है। वही इफेक्टिव वैल्यू फाइंड करना सीखना है हमें यहाँ पे, और कैसे करंट डिवाइड होता है, क्या प्रोसेस रहता है, दैट ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर। चलिए तो शुरुआत करते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ध्यान से देखो बेटा पढ़ना, यही लिखा हुआ है, सर्टेन इलेक्ट्रिक सर्किट इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट वी करंट, इलेक्ट्रिक करंट, सर्टेन इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम क्या करते हैं, वी मस्ट हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस इन दैट सर्किट। सपोज दिस रेजिस्टेंस इज नॉट अवेलेबल विद अस, then we use the combination of resistance available with us so that the resistance desired value is obtained. There are two ways in which combination is carried out. तो बेटा दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा तरीका हमारे पास में होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस 1 by 1 जुड़े होते हैं, इस तरह से एंड टू एंड कनेक्शन होता है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, रेजिस्टेंस जुड़े रहते हैं एंड टू एंड, एक के एंड से दूसरा शुरू, दूसरे के एंड से तीसरा शुरू, इस तरह से। और पैरेलल में क्या होता है बेटा, इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन होता है। पैरेलल इज लाइक दिस, पैरेलल इज लाइक दिस। सो इसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस का इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है। तो रेजिस्टेंस इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम होता है। दो सेम पॉइंट्स के बीच जितने रेजिस्टेंस होते हैं एक तरह से उनको पैरेलल बोल दिया जाता है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम। सारे रेजिस्टेंस का, जितने भी रेजिस्टेंस का इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होगा वो सारे किस कैटेगरी में आ जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह ट्रीट किए जाएंगे। और जो 1 by 1 जुड़े होंगे एक के बाद एक, वो सारे ट्रीट किए जाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। गुड, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारा कंसेप्ट। आगे बढ़ाते हैं कहानी को हम। तो शुरू करते हैं हम हमारा पहला सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ में। ठीक है, तो देखो बच्चा, सिंपल सी बात है, इसकी थ्योरी लिखी हुई है, आप सबको पता है, मैं वैसे एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कि तीन रेजिस्टेंस से हम तीन रेजिस्टेंस लेके हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट के फॉर्मूले को पहले आपने 10th में भी किया हुआ, सेम रिपीटिशन है। मान लो R1, R2 और R3 3 रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है हमारे पास में जिनका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और इनको एक वेक्टर से जोड़ दिया गया V वोल्ट की। यहां से करंट फ्लो कर रहा है लेटेस्ट से I, और इसके अक्रॉस V1 पोटेंशियल ड्रॉप, इसके क्रॉस V2 और इसके क्रॉस V3। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे। पहली मैं कहूंगा, जब भी सीरीज का नाम आए तो हमें ध्यान देना है करंट सेम होगा। जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन कोई भी बोल दे, तुरंत दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि करंट जो होगा वो सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंट होगा। हमेशा याद रखोगे, जब भी कोई बोले कि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो तुरंत क्या दिमाग में आना चाहिए, तुरंत दिमाग में ये आना चाहिए कि जो करंट है दैट इज सेम बट द पोटेंशियल इज डिफरेंट। क्या मेरी बात क्लियर है सब बच्चों को? तो ये क्लियर होगा तो आगे बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तो करंट सेम और पोटेंशियल डिफरेंट, ये ध्यान रख लो। तो इन पूरे रेजिस्टेंस में क्या चीज सेम हो जाएगी जी, इन पूरों में करंट सेम हो जाएगा। और क्या डिफरेंट हो जाएगा, इनमें पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। इसीलिए V1, V2, V3 से मार्क किया हुआ है।
चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आया हमें। आगे बढ़े। अब हमें फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। तो देखो पहले मैं यहाँ पे वापस बना देता हूँ एक बार कि मान लो ऐसा कुछ पैटर्न है हमारे पास, इसको बैटरी से जोड़ा हुआ है। ये R1, R2, R3 V वोल्टेज की बैटरी है, V1, V2, V3। व्हाट वी वांट इज दिस, हम इन तीनों को एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना चाहते हैं, और V वोल्ट, और जिसे हम बोलते हैं बेटा R इक्विवेलेंट, या R जिस भी नोशन से दिखाना हो उससे शो कर सकते हैं। व्हाट वी वांट कि बहुत सारे रेजिस्टेंस 1 बाय 1 जुड़े हुए सीरीज में, इसको सीरीज बोला जाता है, उसको सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दें। यदि हम उसको सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करने में सक्सेसफुल हो गए तो हमारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो देखो कैसे करेंगे। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज V गिवन, तो V इक्वल टू क्या होगा बेटा, सिंपल सी बात है कि V ही तो इन तीनों में टूटेगा, पोटेंशियल कहीं नया से तो आने वाला है नहीं। सो वी कैन राइट V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखो किसी भी रेजिस्टेंस से पोटेंशियल डिफरेंस पता है और रेजिस्टेंस पता है तो करंट लिख सकते हैं यूजिंग द रूल V इक्वल टू IR। ओम्स लॉ है, सो V1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा IR1, क्योंकि I करंट तो पूरे में ही जा रहा है यहाँ से। V2 जो हो जाएगा वो IR2, V3 जो हो जाएगा वो IR3 हो जाएगा। तो देखो हमने वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पे, I कॉमन आ गया, ये इक्वेशन 1 बोल दिया। अब देखो कॉम्बिनेशन से हम क्या लिख सकता हूँ, कॉम्बिनेशन से क्या मैं लिख सकता हूँ, V इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई R इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ पे केवल एक सिंगल रजिस्टर है और V बराबर IR जब इसके लिए अप्लाई करूंगा तो मैं ये लिख सकता हूँ। इसको हमने लिखा कॉम्बिनेशन से V इक्वल टू IR इक्विवेलेंट। ये सेकंड इक्वेशन, दोनों का V सेम है तो दोनों का राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम कर दो, I से I कट गया, R इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही कि R इक्विवेलेंट जो आ जाएगा हमारे पास में उसका वैल्यू आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत प्यारा और बहुत सिंपल, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसमें कोई भी आपकी परेशानी या कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। और दूसरी बात अगेन मैं जैसा कि बोलता हूँ, यदि कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है फिजिक्स में कंसेप्ट को समझने में तो दैट इज द माई मिस्टेक, मैं शायद कहीं ना कहीं कमी रख रहा हूं। बाकी फिजिक्स इज अ वेरी वंडरफुल सब्जेक्ट, आप अच्छे से समझते चलिए। दिक्कत आती है किसी भी कंसेप्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताओ, तो मैं अपने आप में इंप्रूव करूंगा, उसमें आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो उसको मैं और नया तरीका लेके आऊंगा, नए तरीके से समझाने की ट्राई करूंगा। सो टेंशन ना ले बिल्कुल भी, बस पढ़ते चले आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। तो ये हमें पता चल गया कि कितना सीरीज कॉम्बिनेशन का हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है जी। अब देखो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रजिस्टर्स इफ देयर आर n रजिस्टर्स। तो मान लो n रजिस्टर्स थे और उनका रेजिस्टेंस सबका है R1 R2 अप टिल Rn, तो सीरीज में सबको जुड़ना हो जाएगा जैसा अभी प्रूफ किया वैसे ही। तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2, सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा एक और कंसेप्ट आ जाता है, यदि सारे रेजिस्टेंस आइडेंटिकल है तो सबको R n बार जोड़ेंगे, सो R इक्विवेलेंट इनटू NR। तो ये सब बच्चे ध्यान रख लेंगे, कई बार डायरेक्ट काम आ जाता है। मान लो 2 2 2 3 बार जुड़े हैं तो 6 मल्टीप्लाई कर दो उसको जितने टाइम सेम है। सो इस तरह से फटाफट हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिल जाती है कभी कभी। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर किया होगा। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहली बात कॉम्बिनेशन कितने तरह के, 2 तरह के। कॉम्बिनेशन की जरूरत क्या होती है ये समझ में आना चाहिए। पहला कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या क्या ध्यान में रखोगे, जब रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं तो ऐसा जब कॉम्बिनेशन बनता है दैट कॉम्बिनेशन इज नोन एज द सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा तरीका क्या, पैरेलल। पैरेलल में क्या, जब उनके इनिशियल और एंड पॉइंट जब दो बहुत सारे रेजिस्टेंस के सेम होते हैं तो उनको हम एज ए पैरेलल ट्रीट करते हैं, ठीक है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या बात ध्यान रखनी है, सबसे पहले सीरीज का नाम आते दिमाग में क्या घंटी बजनी चाहिए, सीरीज का नाम आते दिमाग में बजना चाहिए कि सीरीज आ गया तो 2 बात आ गई, एक तो करंट सेम पोटेंशियल डिफरेंस, करंट सेम पोटेंशियल डिफरेंट, करंट सेम पोटेंशियल डिफरेंट। तो ऐसे 3-4 बार बोल लो मेरे साथ तो ये रिमेंबर हो जाएगा। सीरीज का मतलब करंट सेम और पोटेंशियल डिफरेंट। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है, समझ में आई ये बात, चलो गुड। अब उसके बाद हमने प्रूफ किया, डेरिवेशन किया। सो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 टू Rn, सबको लाइन से जोड़ते चले जाओ, R इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो ये सब बातें डन हो गई हमारी। तो अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक न्यूमेरिकल पार्ट देखते हैं। बेटा देखो सीरीज पे सिंपली कोई बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं,
कॉम्बिनेशन पे बहुत अच्छे मिलते हैं सीरीज और पैरेलल। जब दोनों को मिला के हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे वो बहुत शानदार जानदार न्यूमेरिकल्स करेंगे, टेंशन ना करें। सो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख ले पहले। इन ऑल द रजिस्टर्स द करंट फ्लो विल बी सेम, मैं ऑलरेडी बता चुका। रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, बहुत अच्छी बात है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन एनी ऑफ द रेजिस्टेंस, सिंपल सी बात है कि मान लो 3 था, 2 था और 4 था, आर इक्विवेलेंट निकालोगे कितना आएगा, 4 + 3 7 और 2 9। क्या वो सबसे ज्यादा है? बिल्कुल ज्यादा होगा यार। तीन चीजों का, एक से ज्यादा चीजों का एडिशन कर रहे हो तो वो इंडिविजुअल से ज्यादा होनी ही होनी है। कौन सी बड़ी बात आ गई इसमें, कॉमन सेंस है तो बिल्कुल। तो ये भी ध्यान रखोगे। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन हमें मैक्सिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस देता है, सीरीज कॉम्बिनेशन से हमें मैक्स रेजिस्टेंस मिलता है, ये भी ध्यान रखना। कभी कोई बोले कि 4 रेजिस्टेंस है तुम्हारे पास में, बताओ इनका मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो उनको सीरीज में जोड़ दो सबको, तो सीरीज से जो रेजिस्टेंस मिलेगा दैट विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस। गुड, चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, बेटा कुछ एग्जाम्पल तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही घटिया टाइप से होते हैं, मतलब फिर भी एक बार के लिए आपकी तसल्ली के लिए ले ले रहा हूं मैं। मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, बिल्कुल ही मतलब शर्म आ जाए इस तरह का सवाल है, बट क्या कर सकते हैं। मान लो हमारे पास ये दे दिया 2 ओम, 3 ओम, 5 और इसको 4 ओम ले लो, ठीक है, 9 ओम कर दिया हमने और 18 वोल्ट की बैटरी ले लो। गुड। अब हमसे पूछा जा रहा है आई बताओ कितना होगा इसमें, इसके अक्रॉस V1 है, इसके अक्रॉस V2 है और इसके अक्रॉस V3 है। तो आपसे पूछा जा रहा है सारे सवाल कि V1, V2, V3 और आई बता दो। फटाफट से कर सकते हो, पॉज करके ट्राई कर लो, मैं आंसर्स लिख रहा हूं डायरेक्ट। I will be equal to V/R equivalent, that will be equal to 2 एम्पियर। V1 जो आ जाएगा that is 4 वोल्ट, V2 जो आ जाएगा that is 6 वोल्ट और V3 जो आ जाएगा that is 8 वोल्ट। तीनों का सम करके देख लो 18 आ जाएगा, मतलब सब किया जो सही है। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल था। एक थोड़ा सा ढंग का देखे कर ट्राई करते हैं करने की, आप कैसे करते हैं। वैसे है कुछ नहीं, सिंपल सा ही है। मान लो इसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, सब कुछ वही बढ़िया सा काम, करंट आई जा रहा था, मान लो V1, V2 वही, V3 मान लेते हैं, सिमिलर क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 ओम, 4 ओम, ठीक है, 4 to 6 और 6 ओम ले लो इसे। ओके, तो ये हमें गिवन है 2 4 6, सो जो भी वैल्यू है ठीक है। और तुम्हें ये दिया गया है V2 इज इक्वल टू, ठीक है, V2 की वैल्यू बेटा हमें दे दी गई है कितनी, ध्यान से समझो, दैट इज गिवन टू अस ए, कितना ले ले हैं, मान लो 8 वोल्ट दे दिया। सो अब सब कुछ पूछा जा रहा है आपसे कि V1 क्या होगा, V3 क्या होगा, V कितना होगा और करंट कितना होगा। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो एक बार फटाफट से पॉज करके ट्राई कर दो तो आ जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखो शुरू करते हैं, हम देख लेते हैं इसका आंसर। सो पहले देखो V2 दिया है, तो मान लिया कि करंट आई जा रहा था, तो बताओ V2 का फॉर्मूला क्या लिखूंगा, IR2। सो V2 8 दे दिया, I की वैल्यू निकालनी है, R2 कितना है 4, सो I की वैल्यू आ गई जी 2 एम्पियर। तो एक पार्ट हो गया, I आ गया। अब ध्यान दो, I मिल गया तो सब मिल जाएगा। V1 क्या होगा, IR1, सो 2 × 2 मतलब 4 वोल्ट। V3 क्या हो जाएगा, IR3 दैट इज 2 × 6 दैट इज इक्वल टू 12 वोल्ट। अब देखो सबका सम ले ले हम, 12 4 16, 16 और 8 24, तो टोटल वोल्टेज जो आ जाएगा दैट इज V1 + V2 + V3, सो V विल बी इक्वल टू 24 वोल्ट। तो कितना पोटेंशियल आ गया, 24 वोल्ट आ गया। तो इस तरह से हमने सीरीज कॉम्बिनेशन देखा। नेक्स्ट क्लास में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे और उसके साथ ही उसके बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस फाइंड करने के। बहुत अच्छा कंसेप्ट आ रहा है आगे, पूरा IIT लेवल पे हम सिमेट्री वगैरह सब कुछ बताऊंगा, टेंशन ना करो। पैरेलल, परपेंडिकुलर, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो भी तरह के इक्विपोटेंशियल सरफेस, व्हाटएवर इट कम्स, एवरीथिंग वी विल डिस्कस, डोंट वरी अबाउट दैट। बस लेक्चर्स देखते रहो, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताओ। ओके, थैंक्स।